तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितना मैंने सोचा था आप कहीं ज़्यादा बड़े, भारी भरकम और बलवान हैं। बस करो, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं, वास्तव में ये सच है। हाँ, इंटरनेट पर तो मैं छोटा ही हूँ। हाँ। नहीं, असल में इंटरनेट का कितना प्रतिशत हाँ ट्विटर पर खर्च होता है, यानी एक्स पर, इसकी कोई संख्या है? हाँ, हमारे पास लगभग 600 मिलियन मासिक यूजर्स हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो ये बढ़ सकता है। ये 800 मिलियन या 1 बिलियन तक भी हो सकता है। अगर दुनिया में कोई बड़ी घटना घटती है तो हर हफ्ते करीब 250 से 300 मिलियन तक होता होगा शायद। ये एक बहुत ही अच्छी संख्या है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ शब्द पढ़ते हैं। तो क्या आपको लगता है ये बदलेगा? हाँ, मतलब बहुत सारे वीडियो जरूर है एक्स सिस्टम पर, लेकिन इस समय वीडियो की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्स नेटवर्क उन लोगों में सबसे मजबूत है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत पढ़ते हैं। तो यही सबसे ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि हमारे पास शब्द है। इसलिए पाठकों, लेखकों और विचारकों में एक्स दुनिया में श्रेष्ठ हैं। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, ये फॉर्म फैक्टर, अगर भविष्य में आपको अंदाजा लगाना हो, हाँ, तो कितना टेक्स्ट है और कितना वीडियो? मैंने आपको कहते हुए सुना है कि एआई के साथ संचार का अगला तरीका बातचीत और सुनने की शक्ति हो सकती है। अच्छा, एक्स के असली रूप का क्या होगा? ये कैसे विकसित होगा? हाँ, तो भविष्य में बातचीत ज्यादातर वीडियो के जरिए होगी। ज्यादातर बातचीत एआई के साथ रियल टाइम वीडियो से होगी। तो रियल टाइम वीडियो की समझ, रियल टाइम वीडियो उत्पादन, इसका बहुत अधिक भार होगा। और ज्यादातर इंटरनेट पर यही हाल है। इंटरनेट पर ज्यादा वीडियो ही है। टेक्स्ट का प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट का महत्व ज्यादा होता है। जानकारी को संक्षिप्त तरीके से पेश किया जाता है। हाँ, तो लेकिन अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा बिट्स कहाँ उत्पन्न हुए और कंप्यूट में खर्च हुए, तो वो बेशक वीडियो ही होगा। तो मैं एक्स का शेयर होल्डर हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और मुझे पैसे तब मिले जब आपने ट्विटर को खरीद कर उसे एक्स बनाया। क्या ये अच्छा फैसला था? इससे आपको खुशी हुई? हाँ, ये जरूरी था। मुझे लगा कि ट्विटर एक ऐसी दिशा में जा रहा था जिसका दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और हाँ, ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि कुछ लोगों को ये जैसा था वैसा ही पसंद था और अब उन्हें नहीं पसंद। लेकिन प्रमुख बात ये थी कि दुनिया के विचारधारा में ज़्यादातर लोगों के दर्जे के हिसाब से ट्विटर काफ़ी हद तक लेफ्ट को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। तो उन्होंने बहुत से राइट की विचारधारा वालों को सस्पेंड किया। उनके नज़रिए से सेंटर में बैठा व्यक्ति बहुत राइट की विचारधारा वाला होगा। अगर आप बहुत लेफ्ट हैं तो सेंटर वाला राइट ही होगा, क्योंकि ये असल में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर है। वो यूनाइटेड स्टेट्स और सैन फ्रांसिस्को में उतनी ही लेफ्ट विंग है। तो मैंने जो करने की कोशिश की वो ये कि मैंने इसे संतुलित और केंद्रित बनाना चाहा। तो किसी भी लेफ्ट विंग वालों की आवाज़ को दबाया या बैन नहीं किया गया है, ना ही किसी की आवाज़ को रोका गया है। पर बेशक कुछ लोगों ने कहीं और जाने का फैसला कर लिया है। पर इस समय जो हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हमारे एक्स सिस्टम का, वो किसी भी देश के कानूनों का पालन करना है। लेकिन देश के कानून से आगे बढ़कर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जब मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूँ, धन्यवाद इलोन, जब मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि डेटा से भी पता चलता है कि आजकल के नेता सबसे कम उम्र के दर्शकों के बीच अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी
जो बिल्कुल ट्विटर जैसा नहीं है, पर मेरा मतलब सभी प्लेटफॉर्म से है। अगर कोई सोशल मीडिया को दोबारा एक नए सिरे से बनाना चाहे तो फिर आपको क्या लगता है कि भविष्य के लिए क्या काम करेगा? तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं सोचता। मेरा मतलब है कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जहाँ एक्स के मामले में एक विश्व स्तर का मैदान हो, जहाँ लोग जो कहना चाहे कह सकें, चाहे शब्द हो, तस्वीरें हो, वीडियो हो, जहाँ एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम हो। हमने हाल ही में ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सुविधा भी जोड़ी है। तो हम असल में दुनिया को एक सामूहिक चेतना में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये कहने से अलग है कि सबसे ज़्यादा डोपामीन पैदा करने वाली वीडियो स्ट्रीम कौन सी है। जो सच कहूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिमागी गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो एक के बाद एक डोपामीन पैदा करते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे वीडियो नहीं है। ये समय बिताने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन असल में बहुत से लोग यही देखना चाहेंगे। तो पूरे इंटरनेट का उपयोग न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा देगा। मेरा मतलब है दर्शकों को इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ। और सच कहूँ तो ये एक ड्रग जैसा है। हाँ। तो लेकिन मैं इसके पीछे नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य ऐसा करना नहीं है। हाँ। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, पर मैं ऐसा मैं सच में चाहता हूँ कि एक ऐसा वैश्विक मंच हो जहाँ पर ये इंसानियत की सामूहिक चेतना को करीब ला सकें। और उदाहरण के लिए हमने जो चीज़ें शुरू की उनमें से एक है स्वचालित अनुवाद। तो ये बहुत अच्छा होगा कि लोग जो विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं उसे एक साथ लाकर पाने वाले के लिए स्वचालित अनुवाद किया जाए, तो आपके पास सामूहिक चेतना होगी, सिर्फ किसी खास भाषा समूह के लोगों की ही नहीं, लेकिन आपके पास हर भाषा समूह के लोगों के विचार हैं। सामूहिक चेतना के लिए एक मंच होना ये जरूरी क्यों है इलॉन? मुझे लगता है ये जरूरी क्यों है। मुझे लगता है आप ये भी कह सकते हैं क्यों। अगर आप इंसानों के बारे में सोचें तो इंसान में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और आपके मस्तिष्क में खरबों सिनेप्सिस हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है ताकि हम अपनी समझ बढ़ा सकें, विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि मेरे मन में भी यही सवाल था कि जीवन का क्या मतलब है। जैसे कोई भी चीज जरूरी क्यों है। हम यहाँ क्यों हैं। ब्रह्मांड का स्रोत क्या है, अंत क्या है। ऐसे कौन से सवाल है जिन्हें हम पूछना नहीं जानते। और वो सवाल जिन्हें हमें पूछना नहीं आता शायद वही सबसे जरूरी होते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश में हूं कि आखिर हो क्या रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है। क्या यही हकीकत है। तो जब आपने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब आपको क्या जवाब मिला? हाँ, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये
कुछ हद तक डगलस एडम्स की हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी विचारधारा जैसा है जो 42। हाँ वो तो ये एक फिलॉसफी की किताब है जिसे हास्य की शैली में लिखा गया। हाँ। और यहीं पर जीवन के अर्थ का उत्तर जानने के लिए और समझने के लिए पृथ्वी एक कंप्यूटर बन जाती है और इसका जवाब आता है 42। लेकिन फिर 42 का क्या मतलब है? और पता चलता है कि असल में सवाल ही मुश्किल है, जवाब ढूंढना नहीं, और इसके लिए पृथ्वी से भी बड़े कंप्यूटर की जरूरत है। असल में डगलस एडम्स यही कह रहे थे कि हम नहीं जानते कि सवालों को ठीक से कैसे गढ़ें। इसलिए चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के जवाब के बारे में हमें क्या सवाल पूछने चाहिए। क्या आप समाज की सामूहिक चेतना में विश्वास करते हैं? मैं हाल ही में एक फिल्म देख रहा था, वो ग्लैडिएटर, रसल क्रो की। क्या आपने देखी है? हाँ। ग्लैडिएटर में रोम में जब लोग लड़ रहे थे तो भीड़ वाहवाही कर रही थी जब लोग एक दूसरे को मार रहे थे। भीड़ ने उपद्रवियों का रूप ले लिया था। देखा जाए तो उनकी कोई निजी राय नहीं थी। तो देखो, ये एक खास तरह की भीड़ है। वो वहां लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने जा रहे हैं। क्या आपको शक है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वो बहुत अलग है? हम आमतौर पर नहीं करते। हम आपस में लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहते। शायद किसी नहीं, मेरा मतलब है किसी और तरीके से। शायद क्रीड़ा। तो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां टीम्स एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौत के बिना। सही कहा। तो अगर हम इंसान के बारे में सोचें तो हमारी शुरुआत एक कोशिका से हुई थी, लेकिन अब हम 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से बने हैं। और लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एक शरीर है। जैसे आमतौर पर आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से नहीं लड़ रहा होता है। तो ये एक तरह से सहयोग करता है। आपका मस्तिष्क, मेरा मतलब है बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक समूह है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपके दिमाग में 1 ट्रिलियन आवाजें हैं। उम्मीद है ऐसा ना हो। तो साफ है कि जब आपके पास एक कोशिका के बजाय खरबों कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, तो वो एक समूह में काम करती हैं, ना कि अकेले। या जैसे एक छोटा मल्टी सेल्यूलर जीव। तो ये जाहिर है कि कुछ तो अलग हो रहा है। जैसे आप बैक्टीरिया से बात नहीं कर सकते। हाँ। वो बहुत शांत होते हैं। वो बस हिलते डुलते रहते हैं। और उनके नज़रिए से पता नहीं, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अमीबा के नज़रिए से ज़िंदगी क्या होती होगी। लेकिन आप अमीबा से बात नहीं कर सकते हैं, वो जवाब नहीं देते। पर इंसान बात कर सकते हैं। तो इंसानों में कुछ तो स्पष्ट रूप से मूल रूप से अलग है। एक बार जब आपके पास बड़ी संख्या में कोशिकाएं हो जाती हैं और पर्याप्त रूप से बड़ा मस्तिष्क है, अब आप इंसानों से बात करते हैं। वो बातें कह सकते हैं, वो चीज़ें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया स्पेसशिप नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंसान बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंसानों का एक जमाव होता है तो प्रतिष्ठित रूप से कुछ अलग होता है। तो ये कहना सही होगा कि एक इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता। मैं खुद एक स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन इंसानों का एक समूह स्पेसशिप बना सकता है। तो जाहिर है इंसानों के समूह में कुछ तो मूल रूप से अलग है। असल में मेरे लिए सारी चीज़ें निपुणता से सीखना नामुमकिन होगा। एक जिंदगी में इतना समय नहीं होगा कि मरने से पहले मैं सारी चीज़ें सीख पाऊँ। तो रॉकेट बनाने के लिए आपके पास इंसानों की एक टीम होनी चाहिए। फिर शायद कुछ और स्केलिंग, प्रतिष्ठित स्केलिंग मुमकिन होती है जब आपके पास इंसानों का समूह होता है और
अगर पारस्परिक प्रभाव के गुण या जानकारी के बहाव के गुण जितने बेहतर होंगे, इंसानी समूह उतना ही ज्यादा हासिल करेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं ब्रह्मांड के गुणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं, और मुझे लगता है कि ये कहना उचित है कि अगर हम चेतना का दायरा और पैमाना बढ़ा दें तो ब्रह्मांड के गुणों को समझने की संभावना ज्यादा होगी, ना कि इसे कम करने से। क्या ये कुछ हद तक आध्यात्म जैसा है? बहुत से लोग मुझसे आध्यात्म की बातें करते हैं। हाँ, मुझे आज भी नहीं पता उसका मतलब क्या है। मैं उनसे पूछता रहता हूँ, आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? हाँ, तो बहुत से लोगों में आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं। मैं इनकार नहीं करूंगा कि आध्यात्मिक भावनाएं उनके लिए असली हैं, लेकिन ये पूरी तरह से समझा नहीं जाता। सिर्फ इसलिए कि किसी और को आध्यात्मिक भावनाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी हो। तो मेरा खिंचाव ज्यादा है फिजिक्स की ओर। यानी अगर किसी चीज का भविष्य सूचक महत्व है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, बजाय इसके कि उसमें भविष्य सूचक महत्व ना हो। हाँ। तो फिजिक्स उस चीज का अध्ययन है जिसका भविष्य सूचक महत्व होता है। ये एक बहुत अच्छी परिभाषा है। इलॉन, मुख्य रूप से मैं एक स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, इसमें भविष्य सूचक महत्व नहीं होता। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन आप आमतौर पर कह सकते हैं कि अगर ये किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म है तो आप कह सकते हैं कि क्या आपको उस कंपनी का माल या सेवाएं पसंद हैं, और क्या आपको प्रोडक्ट रोड मैप पसंद आया? क्या ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं और भविष्य में वो अच्छे उत्पाद बना सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये शायद निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि आप भी टीम पर विश्वास करना चाहते हैं, तो अगर आप कहें कि ये एक योग्य और मेहनती टीम है, वो अच्छे पदार्थ बनाते हैं, भविष्य में कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। सही बात है। हाँ, तो अब इससे रोज के उतार चढ़ाव का हल नहीं होगा, जो वाकई होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन समय के साथ स्टॉक्स में निवेश करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एक कंपनी बस लोगों का एक समूह है जो पदार्थ बनाने और सेवाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। तो आपको पूछना होगा कि वो पदार्थ और सेवाएं कितने अच्छे हैं, क्या भविष्य में उनमें सुधार जारी रहने की संभावना है? अगर है तो आपको कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए और फिर हर दिन के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता ना करें। सही। आप जो कुछ भी बना रहे हैं इलॉन, उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या उत्साहित करता है? आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं बस पहले ही बता दूं और संदर्भ दूं कि इसे कौन देख रहा है। हमारे दर्शक ज्यादातर वो लोग हैं जो भारत में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ठीक है। सच में महत्वाकांक्षी, बहुत उत्सुक और खतरा मोल लेकर कुछ बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपने इसे बहुत अलग अलग कार्य क्षेत्रों में कई बार किया है। हाँ। तो आज हम उनसे बात करेंगे और मैं अपने सभी सवाल उस दिशा में केंद्रित करूंगा ताकि वो इस बातचीत का फायदा उठा सकें और शायद शुरुआत करें, जोखिम उठाएं और कुछ निर्माण करें। हाँ, जरूर, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम है उपयोगी पदार्थ बनाना और सेवाएं देना। हाँ। आप आज जो भी वस्तुएं और सेवाएं बना रहे हैं, उनमें से आज आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? मुझे लगता है कि असल में स्पेस एक्स, टेस्ला और XAI के बीच झुकाव हो रहा है। अगर भविष्य में सोलर पावर से चलने वाले AI सैटेलाइट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सूरज की ऊर्जा का एक बड़ा सा हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकें, तो आपको डीप स्पेस में सोलर पावर वाले AI सैटेलाइट की ओर बढ़ना होगा, जो कुछ हद तक टेस्ला और स्पेस एक्स एक्सपर्टीज का संगम है, और AI की ओर से XAI। तो लगता है कि समय के साथ वहाँ कुछ हद तक झुकाव हो रहा है। लेकिन सभी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे टीम्स पर गर्व है। वो
तो वो टेस्ला के साथ ऑटोनोमस ड्राइविंग पर बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। क्या आपने सेल्फ ड्राइविंग आजमाई है? आजमाई है? मैंने इसे वेमो में आजमाया है, टेस्ला में नहीं। ओह अच्छा, हाँ। वो हमारे पास ऑस्टिन में है यहाँ हाँ, पर। मैं तो आजमाना चाहूँगा। आप बस टेस्ला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हाँ। और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसे ज़रूर आजमाना। मतलब अ, ये काफ़ी आसान है। हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी पैक और सोलर के साथ बहुत तरक्की की है और सेल्फ ड्राइविंग के साथ भी बहुत अच्छी तरक्की की है। तो मूल रूप से रियल वर्ल्ड एआई, मैं कहूँगा कि टेस्ला रियल वर्ल्ड एआई में दुनिया का लीडर है। तो और हम अब बनाने जा रहे हैं रोबोट ऑप्टिमस, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर अगली गर्मियों में शुरू होगा। और ये बहुत शानदार होगा। ये ऐसा होगा कि हर कोई खुद की मदद के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगा। सब चाहेंगे कि उनका अपना एक C3PO RTD हो और ये बहुत शानदार होगा। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और फिर SpaceX स्टारलिंक प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया में कम कीमत पर भरोसेमंद इंटरनेट दे रहा है। उम्मीद है भारत में भी हम भारत में काम करना पसंद करेंगे। हम अब स्टारलिंक के साथ 150 विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे स्टारलिंक और उसके टेक के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे पता नहीं आप सैन फ्रांसिस्को की मीटा कंपनी को जानते हैं या नहीं। वो नेटवर्क इंजीनियर्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे घनी आबादी वाले इलाकों में स्टारलिंक अलग तरह से काम करता है और कम आबादी वाली जगहों पर अलग। ये कैसे काम करता है? हाँ, तो स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट में कई हजार सैटेलाइट हैं और वो आवाज़ की गति से लगभग 25 गुना ज़्यादा तेज़ घूम रहे हैं। वो असल में पृथ्वी के चारों ओर तेज़ी से घूम रहे हैं और वो लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसलिए विलंबता काफ़ी कम है क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में ये दूरी देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। तो आपके पास हज़ारों सैटेलाइट्स हैं जो पूरी दुनिया में लो लेटेंसी, हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं और उनका आपस में परस्पर संबंध भी है। तो कई सैटेलाइट के बीच लेज़र की कड़ियाँ होती है, तो ये एक तरह से लेज़र का जाल बनाता है। तो मान लीजिए कि अगर केबल्स ख़राब हो गई या वो कट गई, जैसे फाइबर केबल्स, तो सैटेलाइट एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं और कनेक्टिविटी देते हैं अगर कोई दुर्घटना हो या अगर केबल्स कट भी जाए तो। जैसे जब कुछ महीने पहले रेड सी के केबल कट गए थे, तब भी स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। तो इसलिए खास तौर पर आपदा वाले इलाकों में ये मददगार है। तो अगर किसी इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे बाढ़, आग या भूकंप, इससे ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट फिर भी काम करता है। तो आमतौर पर जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हमेशा लोगों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट का कनेक्टिविटी देते हैं। हम शुल्क नहीं लेते, हम किसी दुखद स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा के दौरान मुफ्त है, हम शुल्क नहीं लेते। हम ऐसी स्थिति में लोगों से पैसे नहीं लेना चाहते हैं, वो गलत है। तो बस इसलिए तो ये एक बहुत मजबूत व्यवस्था है। ये ज़मीनी व्यवस्था के लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि सैटेलाइट बीम कम आबादी वाले इलाकों में सबसे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आपके पास सैटेलाइट बीम है, ये काफ़ी बड़ी है और हर बीम पर यूजर्स की एक तय संख्या होती है। तो इसलिए ये ज़मीन पर बने सेल्यूलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। ये शहरों में बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेल टावर हैं जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये सेल टावर ग्रामीण इलाकों में कम असरदार होते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सबसे ख़राब होता है क्योंकि ये सब बिछाना बहुत महंगा और मुश्किल है, जैसे सभी फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना या हाई बैंडविड्थ सेल्यूलर टावर लगाना। तो
स्टारलिंक मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत प्रशंसनीय है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। असल में ये सबसे कम वर्ग के लोगों की सेवा करता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। अम, ये क्या ये कल बदलेगा? जैसे कि आपने बताया आज की बीम काफ़ी चौड़ी है और शायद ये घनी आबादी वाले इलाके में काम नहीं कर सकता जहाँ ऊंची इमारतें हैं। लेकिन क्या ये बदलकर कल घनी आबादी वाले शहर में असरदार हो सकता है जहाँ ये लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ प्रतियोगी हैं? दुर्भाग्य से फिजिक्स इसकी इजाज़त नहीं देती, तो हम्म, हम बहुत दूर हैं। तो 550 किलोमीटर पर अगर हम इसे कम करने की कोशिश करें तो लगभग 350 किलोमीटर जितना नीचे जा सकते हैं, जो अभी भी बहुत दूर है। आप इसे एक टॉर्च की तरह सोच सकते हैं, यानी ये टॉर्च की रोशनी एक कोन की भांति है, और वो कोन आज 550 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, भविष्य में 350 किलोमीटर की दूरी से आएगा, लेकिन हम कभी भी 1 किलोमीटर की दूरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो सेल टावर फिजिक्स यहाँ हमारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि घनी आबादी वाले शहरों में स्टारलिंक सेवाएं दे सके। शायद 1% आबादी के इलाके में थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, और कभी कभी लोगों को भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी हो सकता है कि उनकी सड़क पर कोई फाइबर लिंक ना हो, जैसे कभी कभी किसी बंद गली में होता है, या शहरों में कभी कभी कुछ खास वजहों से कुछ इलाकों में लोगों की पहुंच कम होती है। और जैसा कि मैंने कहा, स्टारलिंक शायद घनी आबादी वाले शहर के 1 या 2% हिस्से को सेवा दे सकता है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा असरदार हो सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत ख़राब है, और अक्सर लोगों के पास या तो कभी कभी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, या कभी बहुत महंगा है, या ये उच्च कोटि का नहीं है। तो अगर मैं आपसे अंदाज़ा लगाने को कहूँ इलॉन, क्या आपको लगता है कि भारत भी चीन की तरह शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा, जहां ज़्यादा लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से शहरी केंद्रों की ओर आएंगे? अम, या हम इस विचारधारा को हराएंगे? मुझे लगता है ये कुछ हद तक ऐसा हुआ है ना। मैं 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 भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। क्या 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 भारत में इसका प्रचलन है या ये नहीं है? क्या मतलब? ये काफ़ी हद तक प्रचलित अच्छा। है। मुझे लगता है कि कोविड के दौरान थोड़ा बदलाव आया, जब शहरीकरण बहुत धीमा हो गया और वो संगठित नहीं था, ये बहुत बनावटी तरीके से दिखाया गया। हाँ। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि एआई से अगर उत्पादन की बढ़ोतरी हो, और मैंने आपको यूबीआई के बजाय यूएचआई के बारे में बोलते सुना है। हाँ, अ, मुझे लगता है हम यूनिवर्सल हाई इनकम वाले होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी दुनिया में क्या ज़्यादातर लोग ऐसी शहरों में रहना चाहेंगे जो हमेशा इसी तरह ज़्यादा प्रदूषित रहेंगे, और वो वैसी जीवन शैली नहीं दे पाएंगे जो गांव के माहौल में मिल सकती है? मुझे लगता है कि इस पर निर्भर है कि कुछ लोग बहुत सारे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं। ये निजी मामला है। पर मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी के लिए शहर में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा अंदाजा है कि भविष्य में काम करना वैकल्पिक होगा। बिल्कुल। खैर, भारत में नहीं, लेकिन पश्चिम के कुछ हिस्सों में हम 6 दिन से 5 दिन, 4 दिन और फिर 3 दिन के वर्क वीक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं। मुझे लगता है यूरोपियंस। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि अगर अगर आप किसी स्टार्टअप को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी से मुश्किल काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम 5 दिन से 4 या फिर 3 दिन पर आ जाएं, आपको क्या लगता है समाज कैसे बदलेगा? जब लोगों को आधे हफ्ते ही काम करना होगा, तो वो बाकी के समय क्या करेंगे? असल में ऐसा होगा कि लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में वो दिन दूर ना हो, शायद सिर्फ 10, मैं तो कहूँगा 20 साल से भी कम। और मेरा अंदाजा है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना इच्छा अनुसार हो जाएगा, एक शौक की तरह, ऐसा ही कुछ। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उत्पादन इतना बढ़ जाएगा, मतलब लोगों को काम ही नहीं करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
जाहिर है लोग इसे 20 साल बाद फिर से देखेंगे और कहेंगे कि देखो एलॉन ने क्या बेवकूफ़ी भरी बात कही, और ये सच नहीं है। लेकिन ये सच होगा कि 20 साल से भी कम समय में, या शायद उससे भी कम समय में, शायद 10 या 15 साल में भी एआई और रोबोटिक्स में प्रगति, ये हमें उस जगह पर ले जाएगा जहां काम करना इच्छा अनुसार होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बगीचे में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, या आप दुकान से सब्जियां खरीद सकते हैं, ऐसे कुछ। वैसे सब्जी उगाना मुश्किल है लेकिन कुछ लोग अपनी सब्जियां खुद उगाना पसंद करते हैं, जो जो ठीक है। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये इच्छा अनुसार ही होगा।